बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों काफ़ी शोर रहा है सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ में भी, रॉ मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क की डिबेट जो है ये चलती रहती है। हर थोड़े अरसे के बाद ये मंजर आम पर चीज़ें आती हैं। तो मैं इसको बड़े गौर से देखता रहा हूँ और मैं कमेंट्स भी अपने देता रहा हूँ। तो अब मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक तो वेटनेरियन का रोल जो है फूड सेफ्टी में ये क्या है ये मैं उजागर करूँ। वेटनेरियन का बहुत बड़ा रोल है एनिमल सेफ्टी में भी और पब्लिक हेल्थ में भी। तो आज जो जिस रोल की मैं बात करने जा रहा हूँ वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा एक्चुअल रोल पब्लिक हेल्थ में है क्या, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और दूसरा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेवलप वर्ल्ड है क्या वो रॉ मिल्क ड्रिंक कर रही है। अगर कर रही है तो उन्होंने कब ये शुरू किया और पहले पास्चराइजेशन शुरू कब हुई है और मिल्क पास्चराइजेशन कब शुरू की है, यूएसए ने कब शुरू किया। तो मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हुए बताता होता था कि हम डेवलप वर्ल्ड से 100 साल पीछे हैं। तो अब आज आप देखिएगा कि वाकई वो जो 100 साल पहले काम कर रहे थे हमने वो आज भी शुरू प्रॉपरली नहीं किए। तो आज आप देखिएगा, ठीक है। और यूरोपीय यूनियन किस तरह देख रही है सब चीज़ों को और वो क्या कर रहे हैं मिल्क के बारे में। तो मैं आज इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड चीज़ें दिखाऊंगा। ये मेरे अपने पास से नहीं है, सारा रेफरेंस मटेरियल है। तो एंड पे मैं ज़रूर थोड़ा सा अपना नुक्ता नज़र भी पेश करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलें चलते हैं, अब हम देखते हैं कि ये सारी कहानी पास्चराइजेशन की और रॉ मिल्क की है क्या। और यहाँ पे जो हर थोड़ी देर बाद शोर डलता है इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है। और वो मेरा आज टॉपिक है और उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये फैक्ट्स हैं क्या जी। तो चलिए देखते हैं वेटनेरियन का रोल क्या है। तो एक तो वेटनेरियन का रोल है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। वेटनेरियन का रोल है डायग्नोसिस में, टू मॉनिटर द डिजीजेस इन एनिमल्स and to eliminate the zoonotic pathogen from animal or zoonotic threat from animals which can be transmitted from animals to human. तो zoonotic diseases वो diseases हैं जो animals से human में जाती हैं, तो उनको eliminate करना ये disease prevention and control। और food safety में veterinarian का main role food safety में है, helping to implement risk based control in the food chain। तो आप यहाँ से देख लें कि जो फूड चेन में डिजीज थ्रेट्स हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा जो एपिडेमियोलॉजी है, बीमारी होती किस वजह से है, क्यों होती है, बीमारी की शरह कितनी है, बीमारी के डायनामिक्स के किस एज ग्रुप में किस एरिया में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं डिजीज डायनामिक्स के उसके बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं वेटनेरियन के, लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में और बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में देखना और पब्लिक को एजुकेट करना। तो मेरा आज जो है वो पब्लिक को एजुकेट करना भी है और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक मैसेज है कि हमें पॉलिसीज क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। तो चलें अब चलते हैं, देखते हैं कि पास्चराइजेशन है क्या और ये जो डिबेट चलती है रॉ मिल्क और पास्चराइजेशन की, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स गो। तो पास्चराइजेशन बेसिकली मिल्क को सैनिटाइज करना है। हम जब कोरोना में भी अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करते थे, तो पास्चराइजेशन जो है ये मिल्क को सैनिटाइज करना ही है। और उसके बाद जो दूध है उसको चेक किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि इसमें बैक्टीरिया जो जूनोटिक बैक्टीरिया स्पेशली हैं वो रह तो नहीं गए। तो उसके बाद मिल्क जो ना समझा जाता है कि ये पास्चराइज है। तो पास्चराइजेशन जो है ये कौन कौन से जरासीम को मारता है ये प्रोसेस जो है, एक तो टीबी का जरासीम जो है, ट्यूबरकुलोसिस का, लिस्टीरियोसिस का, ये ब्रुसेलोसिस है, साल्मोनेलोसिस है यानी कि टाइफाइड वगैरह और इकोलाई,
یہ ڈائریا وغیرہ جو انٹسٹائنل ایشوز آتے ہیں تو اور کیو فیور تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزیز ہے. تو یہ سارے پیتھوجن جو ہے پاسچرائزیشن سے کل ہو جاتے ہیں تو ملک ہیومن کنزمپشن کے لیے سیف ہو جاتا ہے. اب ایک یو ایچ ٹی ٹریٹڈ ملک ہوتا ہے, وہ ہم کہتے ہیں الٹرا ہائی ٹیمپریچر ٹریٹمنٹ. تو وہ بھی اب جو پاسچرائز ملک اور یو ایچ ٹی ملک میں فرق کیا ہے. پاسچرائز ملک جو ہے یہ جب آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں 2-3 دن بعد, اس میں چانسز ہیں خراب ہونے کی, کیونکہ یہ اسپائلج بیکٹیریا جو ہے وہ نہیں کل ہوتے. جب ہم یو ایچ ٹی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں اسپائلج بیکٹیریا جو ہیں وہ بھی کل ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر شیلف لائف جو ہے وہ ملک کی بڑھ جاتی ہے. کہ آپ جو اب یہ پاسچرائزیشن جو پروسیس جو ہے یہ بیسیکلی لوئس پاسچر جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس نے جو 1860 میں یہ پاسچرائزیشن پروسیس شروع کیا تھا, وائن کو اور بیئر کو جو ہے نا سٹرلائز کرنے کے لیے, سینیٹائز کرنے کے لیے یہ پروسیجر شروع کیا تھا. بعد میں یہ ملک میں 1890s میں جا کے یہ ملک میں شروع ہوا ہے. تو بیسیکلی دی کریڈٹ گوز ٹو لوئس پاسچر. تو پاسچرائزیشن ملک کی یو ایس اے میں کب شروع ہوئی ہے؟ یہ 1819 میں شروع ہوئی ہے. تو آپ دیکھ لیں 1890 سے 1990, تو 1990 میں 100 ایئرز ہو جاتے ہیں. ہم نے ابھی تک شروع نہیں کی, 24 آ گیا, 2024 آ گیا, ابھی تک پوری طرح ہمارا پاسچرائز ملک ہم لوگوں کو نہیں دے رہے. تو انہوں نے بھی 1924 میں یو ایس اے میں تقریباً ان فل سوئنگ تھی, تو 2024 آ گیا ہے تو ہمارے فل سوئنگ ابھی بھی نہیں ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں یہ 1920 میں یہ جو ہے نا, اور بیسیکلی 2 ڈیزیزز تھیں, بوون ٹیوبرکلوسس اور بروسلوسس. یہ ایڈریس کرنے کے لیے یو ایس اے نے یہ پاسچرائزیشن پروسیس جو ہے ملک میں شروع کیا تھا, اور یہ شروع ہوا ہے 1890 میں. 1860 میں لوئس پاسچر نے یہ کانسیپٹ پیش کیا تھا جرم تھیوری کا, اور اس کے بعد اس نے پاسچرائزیشن پروسیس بھی بتایا, اور 1890 میں جا کے یو ایس اے نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو 1924 میں نے کہا کہ یو ایس اے کی فیڈرل پالیسی آ چکی تھی, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ 1924 ہم 2024 میں بھی نہیں کر پا رہے. تو اب 2009 میں جا کے 29 یو ایس اسٹیٹس میں را ملک جو ہے وہ کسی فارم میں الاؤ کیا گیا ہے. اب پھر وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہے کہ یہ الاؤ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں بہت زیادہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو کچھ سٹیٹس میں را ملک, ایریزونا ہوتا ہے, کیلیفورنیا, واشنگٹن, یہاں پہ را ملک سیل جو ہے نا کچھ سٹورز پہ, ریٹیل سٹورز پہ الاؤڈ ہے, لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ نے پراپر وارننگ لیبلز لگانے ہیں. اسی طرح میساچیوسیٹ ہے, تو وہاں پہ بھی وہ را ملک جو ہے وہ اس کو الاؤ کیا گیا ہے, لیکن انڈر سرٹن ریگولیشنز. تو بہرحال یہ جو ریسنٹلی 2013 میں بھی ڈکوٹا میں انہوں نے بھی کچھ ہرڈز کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ملک جو ہے را ملک دے سکتے ہیں. اینی وے, تو رائٹرز نے جو ایک ڈیبیٹ شروع کی, اور انہوں نے کہا کہ جی ٹاپ 8 ہیلتھ ایشوز میں یہ جو را ملک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ ڈیبیٹ وہاں پہ دوبارہ شروع ہے. تھوڑی بہت لچک انہوں نے شروع کی, لیکن ڈیبیٹ دوبارہ شروع ہے. اور ایف ڈی اے نے جو فائنینشیل اسسٹنس مختلف سٹیٹس کو الاؤ کی ہے کہ وہ را ملک کنزمپشن کو اس کو ریڈیوس کروائے. تو پاسچرائزیشن بیسیکلی میں نے کہا کہ 2 چیزیں کرتی ہے, ایک تو پیتھوجن لوڈ کم کرتی ہے ملک کے اندر, اور دوسرا شیلف لائف بڑھاتی ہے اور ملک کی سیفٹی انشور کرتی ہے. را ملک کے حق میں بولتے ہیں, وہ بہت ساری کلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی را ملک جو ہے یہ بھی اسی طرح ہیلدی اینیمل سے پروڈیوس کیا جاتا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہائیجینک ہے, اس میں کوئی اتنا ہی ہائیجینک ہے جتنا کہ پاسچرائز ملک ہے. اور را ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں میریکل کیور ہے, کہ وہ جو ایستھما ہے یا گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز ہیں, جو معدے اور آنتڑیوں کی بیماریاں ہیں اور ایستھما ہے, تو اس کے لیے را ملک جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے.
2006 में एक सिस्टेमिक रिव्यू अबाउट ये इन्फेक्शंस के ऊपर हुआ है रॉ मिल्क के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि पास्चराइज्ड मिल्क ये सेफर भी है और न्यूट्रिशियस भी है और सेफर भी है। न्यूट्रिशियस इतना ही है जितना रॉ मिल्क है और सेफर उससे ज्यादा है जितना रॉ मिल्क है। बेल्जियन फेडरल एजेंसी ने इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस बेल्जियन यूनिवर्सिटीज, उन्होंने भी रॉ मिल्क को बहुत बड़ा लोगों के लिए खतरा करार दिया है। बेल्जियन फेडरल एजेंसीज और एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी वो भी कहते हैं कि हीटेड जो है ना मिल्क सप्लाई होनी चाहिए और हीट ट्रीटमेंट देना चाहिए मिल्क को। 2015 रिसर्चर्स ने कहा कि बोवाइन ल्यूकीमिया वायरस है ये 59% लोगों में जिनमें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है उनमें वो रॉ मिल्क ले रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जो बोवाइन इट इज 59% जो रॉ मिल्क ले रहे थे, ठीक है। अब जो बोवाइन ल्यूकीमिया वायरस है ये ब्लड और मिल्क काउ में मिल्क ऑफ काउ इसमें ये 100% ऑलमोस्ट ये 100% ऑफ बल्क मिल्क टैंक सैंपल में ये देखा गया है बोवाइन ल्यूकीमिया वायरस, जो कि 59% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर केसेस में देखा गया। तो अब देख लें रिस्क कितना है। टीबी और ब्रूसेलोसिस, पैरा टीबी, क्यू फीवर, टाइफाइड और इकोलाई इन्फेक्शन, तो बहुत सारी डिजीजेस इसके साथ जुड़ी हुई हैं और कैंसर भी, बोवाइन ल्यूकीमिया वायरस जो कि ब्रेस्ट कैंसर करते हैं। अब अगर हम यूरोप की तरफ देखें तो यूरोप में भी 1880s में ये जर्मनी ने और डेनमार्क ने ये शुरू कर दिया था काफी हद तक मिल्क पास्चराइजेशन या सिमिलर हीट ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने शो नहीं किया, अदर कंट्रीज मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने चूंकि बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है, यूएसए का भी पढ़ा हुआ था, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेड दिखा दिया। तो यूरोप ने थोड़ा सा लेट जंप किया है बहुत सारे कंट्रीज ने। जिस तरह 1924 में ये अमेरिका जो है वो फुल स्विंग पे था, सारी स्टेट्स में तकरीबन पास्चराइज्ड मिल्क सप्लाई हो रही थी। यूरोप ने कुछ कंट्रीज ने 1930s में, कुछ कंट्रीज ने 1940s में, कुछ ने 70s में और कुछ ने इवन 80s में जाके ये पास्चराइजेशन मैंडेटरी की है। तो यूरोप थोड़ा सा अमेरिका से बहुत पीछे रहा है एनीवे। तो 80s में जाके तकरीबन पूरा यूरोप जो है उसमें पास्चराइज्ड मिल्क जो है वो सप्लाई हो रहा था। तो अब हमें करना क्या चाहिए, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो मेरी नज़र में जिस तरह के यूएस गवर्नमेंट है या यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो पास्चराइज्ड मिल्क सप्लाई कर रही हैं लोगों के लिए और वो सब्सिडाइज्ड है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड मिल्क सप्लाई करवाना चाहिए। तो इसके साथ हमें क्या करना है, जिस तरह यूरोप में होता है अमेरिका में होता है, कंपल्सरी जितने भी डेयरी फार्म्स हैं इनकी कंपल्सरी टेस्टिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। इनकी कंपल्सरी टेस्टिंग होनी चाहिए अबाउट ज़ूनोटिक पैथोजन, ये मैंडेटरी होनी चाहिए जिस तरह बाकी मुल्कों में। कि अगर हमने रॉ मिल्क अलाउ करना भी है तो ऐसे जानवरों का, ऐसे फार्म्स से आप रॉ मिल्क की सेल अलाउ करें जहाँ से जो फार्म जो हैं वो 2 साल वो मखसूस जो ज़ूनोटिक पैथोजन है उनके अगेंस्ट वो नेगेटिव डिक्लेयर हुए हैं, कंसेक्टिवली 2 years वो नेगेटिव डिक्लेयर हुए हैं, वहाँ से आप रॉ मिल्क अलाउ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हमें करना चाहिए। बहुत लोग बातें करते हैं जी इस तरह तो वो रुल जाएगा, जो जिसने इंडिविजुअल घर में डेयरी 4 जानवर रखे हुए हैं वो रुल जाएगा। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे रुल जाएगा। मैंने देखा है, मैं इलेक्शन ड्यूटीज़ पे जाता रहा हूँ, बड़े डीप विलेजेस में गया हूँ, मैंने रोड साइड पे कलेक्शन पॉइंट देखे हुए हैं उनके वो, और जितने भी गांव से लोग जो है ना अपना दूध वहाँ पे सेल करते हैं, वो फैट परसेंटेज पे उनका रेट लगता है और वहाँ वो दूध सेल हो जाते हैं और वो कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ से वो पास्चराइजेशन के चला जाता है और पैकेजिंग हो जाती है।
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو انڈیویجول جس نے 4 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، 5 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، 2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنا وہ گاؤں سے 3-4 لوگ جو ہیں ان سب لوگوں سے ملک کلیکٹ کر کے وہاں کلیکشن سینٹر میں دے کے وہ بھی بیچ میں پیسے بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں بہت سارے ایسا نہیں ہے کہ وہ رل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو راستے تو ہیں ہمارے پاس. میں مثال دے دیتا ہوں یہاں پہ کہ کیا شہروں میں جب ٹانگا جو ہے مطلب فیصل آباد جیسے لاہور جیسے شہروں سے ٹانگا ختم کیا گیا تو چنچی رکشہ آ گیا نا، وہ رکشہ بن گیا نا، تو لوگوں نے اپنا روزگار شروع کر لیا نا، وہ چنچی پہ چلے گئے. تو دیکھیں لوگ بڑے سمارٹ ہیں، وہ اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، ہمیں کس طرف جانا ہے اس کا بھی پتہ چلا ہوگا. اور لیٹس ہوپ گڈ فار دس کنٹری، فار دس نیشن. اپنے لوگوں کے لیے اچھی خیالات کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے اور پبلک کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. اور پالیسی میکرز کے لیے بھی یہاں پہ میسج میں نے بڑے اوپنلی دیے ہیں. لیٹس ہوپ سب لوگ مل کے ہم کام کریں تو ہم اس کنٹری کو ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں. تو اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ کسی اور ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ.